हमारे साथ 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO प्रशांत जैन जुड़े हैं। मार्केट के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक गिने जाते हैं प्रशांत जी, और इनसे समझते हैं कि मार्केट में क्या किया जाए। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी समय बाद आपसे बात हो रही है। इस बीच में काफ़ी कुछ हुआ है मार्केट में। हमने एक बहुत बड़ी रैली भी देखी थी, उसके बाद पिछले 4 महीनों में एक बहुत पेनफुल पीरियड भी देखा, जिसमें खास तौर से मिड कैप और स्मॉल कैप की बहुत ब्रूटल पिटाई हुई है। आप कैसे देख रहे हैं इस फेज को? क्या हर्ट कर रहा है मार्केट को सबसे ज्यादा? नहीं अनुज, ये मेरे ख्याल से अपेक्षित था और हम लोग तो लगातार 6 महीनों से अपनी हर कमेंट्री में, हर प्रेजेंटेशन में, हर इंटरव्यू में कह ही रहे थे कि जो स्मॉल और मिड कैप्स में वैल्यूएशंस है ये सस्टेनेबल नहीं है। और देखिए आईपीओ मार्केट में भी दिख ही रहा था कि जो आईपीओ के वैल्यूएशंस थे वो बहुत एक्सेसिव हो गए थे। और खास तौर से कुछ, और आप देखेंगे आईपीओ में सप्लाई बहुत ज्यादा थी, और वो इसीलिए थी क्योंकि वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव थे। तो शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स के लिए, पी के लिए बहुत फायदे की चीज है कि इतने महंगे वैल्यूएशंस जो सस्टेन कर रहे थे उस पर आप बेच सके। तो मेरे ख्याल से इसमें मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं कि स्मॉल मिड कैप्स में फाइनली अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल मिड कैप्स एज अ कैटेगरी का जो रिटर्न है वो लार्ज कैप से ज्यादा है। हुआ क्या था कि कोविड में जब कमी बाजार घटा था, तो अगर लार्ज कैप 30-40% घटे तो स्मॉल मिड कैप 70-80% घट गए थे। और जब 20 की वैल्यू वापस नॉर्मल होने पे 100 पे जाती है, तो या 30 की वैल्यू, तो वो 200-300% का रिटर्न दिखता है। और लार्ज कैप में वही रिटर्न 30-40% का दिखा। और देखिए आज जैसे 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है, उसमें से लगभग 75% कोविड के बाद खुले। मतलब इन इन्वेस्टर्स ने कोविड के पहले के जो मार्केट का साइकिल था उसका उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए लोगों ने ये अनुमान लगाया कि कोविड के लो से कि स्मॉल मिड कैप में जो ज्यादा रिटर्न आया वो सस्टेनेबल है, और इसीलिए उधर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से इसको कभी ना कभी करेक्ट होना था, और अभी वही दौर चल रहा है। बिल्कुल, ये बात तो खैर काफ़ी लोग मान भी रहे थे प्रशांत जी, और आपने भी वार्निंग दी थी कि मार्केट में थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप में दिक्कत है, आईपीओ में थोड़ा सा शायद एक बबल था। अब सवाल ये है कि अब वो जो कोविड के बाद का जो नया इन्वेस्टर आया, जिसने लगातार इस मार्केट में सिर्फ पैसा डाला है और सिर्फ अपसाइड देखी है, अब वो करे क्या इस मार्केट में? पहले तो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में क्या करे, और दूसरा अब इस लेवल पर क्या करे? देखिए सबसे पहले मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए कि जो बाजार का उनका हाई प्राइस था वो दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि वो हाई प्राइस को हम मेमोरी में रखते हैं तो हम आज भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हमको आज की जो प्राइस है उसी को इवेलुएट करना चाहिए कि क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये कंपनी मजबूत है। और अगर कंपनी स्ट्रांग है और वैल्यूएशन रीजनेबल है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैंने और देखी कि जो इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में हम लोग देखते हैं वो डाइवर्सिफाइड नहीं होते बिल्कुल। बहुत लॉपसाइडेड पोर्टफोलियोज होते हैं। जो भी थीम या जो भी कंपनीज अच्छी लगी तो एक थीम में, दो थीम में, या 2, 5, 10 शेयर्स में पूरा पोर्टफोलियो होता है। तो मेरे ख्याल से वो निवेश करने का सही तरीका नहीं है। तो हमको क्वालिटी ऑफ कंपनी के साथ, वैल्यूज के आज के वैल्यूएशन के साथ, हमको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी सही रखना चाहिए। और मैंने ऐसा देखा है कि 60 से 70% किसी भी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स का होना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उचित है। और अगर आपके पास स्मॉल मिड कैप की मात्रा बहुत ज्यादा है और ऐसे कंपनीज है जिनकी सही समझ नहीं है, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, जिनके वैल्यूएशंस अच्छे नहीं है, तो हमको अपने रिस्क को कम करना चाहिए। जो आज का भाव है उसी को हमको अपनी लागत मान के सही निर्णय लेना चाहिए। ओके प्रशांत जी, जो ओवरनाइट आरबीआई ने कदम उठाए हैं, क्या उनसे थोड़ा सा मार्केट में एक साइन आए कि थोड़ी सी सेंटिमेंट सुधरें, या बजट में कुछ आ सकता है जिससे सेंटिमेंट सुधर सकता है? आपका क्या व्यू होगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए जो आरबीआई ने किया वो एक अच्छा कदम है, उससे थोड़ी लिक्विडिटी सुधरेगी, लेकिन वो विशेषकर बैंक्स के लिए लाभकारी होगा मेरे ख्याल से। बाकी स्मॉल मिड कैप पे और ब्रॉड मार्केट पे उसका कोई असर नहीं होगा। बजट में भी मेरे ख्याल से हमको ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए जिससे कि बाजार में
कोई विशेष सुधार आए। देखिए, जब स्मॉल मिड कैप 5 गुना 10 गुना बढ़ गया तो भी उसमें बजट का कोई रोल नहीं था, वो एक बाजार का दौर था। तो मेरे ख्याल से बजट से इसको लिंक नहीं करना चाहिए। अच्छा प्रशांत जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। ये जी दो वीरेंद्र। चीज़ें जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत में डाले हुए हैं, मतलब हमने अपने करियर में सर इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंटिन्यूस एफआईज की कभी नहीं देखी। आई मीन इंडेक्स पे इतनी नेगेटिव प्लेसमेंट, रोज़ ब रोज़ की 5,000 करोड़ रुपए की सेलिंग। अभी हमें इसको कब तक टैकल करना पड़ेगा, ये कब तक थिन पड़ेगी, इस पर आपका कुछ विचार है सर? नहीं, देखिए, आप पास्ट में देखेंगे तो जब भी डॉलर इंडेक्स बहुत स्ट्रांग होता है तो वो ईएम्स के लिए और आमतौर पे और खासकर अपने देश के लिए भी वो शेयर बाजार के लिए नेगेटिव सिद्ध होता है। लेकिन ये समय, ये दौर ऐसा कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक ही चलता है। तो मेरे ख्याल से इससे हमको नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि एफआईज की सेलिंग अच्छे शेयर को कुछ समय के लिए ही घटा सकती है, और तो उसको हमको एक अपॉर्चुनिटी के जैसे देखना चाहिए। और जो मैं कहूँगा इस समय निफ्टी में जो अच्छी कंपनीज हैं, सस्ती हैं, उनके लिए हम इस प्रकार का व्यू ले सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल मिड कैप्स का घटना है, देखिए वहां तो एफआईज की सेलिंग आई नहीं होगी कुछ भी अभी तक, क्योंकि वहां उतनी लिक्विडिटी ही नहीं है। तो वो तो शायद उसके लिए मतलब एक अलग से ही फैक्टर्स हैं। तो मैं एफआई का सेलिंग को लेकर नहीं घबराऊंगा। हमारे जो लोकल फ्लोज हैं, जो लोकल इक्विटी में फ्लोज है, वो बहुत मजबूत है। और मुझे लगता है जब एफआई सेलिंग रुकेगी तो खास करके लार्ज कैप शेयर्स में वहां बॉटम हो जाना चाहिए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाह रहा था कि देखिए, जब भी ये बाजार खराब होगा तो बाजार में दो सोर्सेस से सप्लाई आ रही थी। एक तो है एफआईज की सेलिंग और दूसरी है आईपीओ मार्केट्स। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे आज बाजार का सेंटिमेंट खराब है, कमजोर है, तो जो आईपीओज हैं या तो वो डेफर हो जाएंगे कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, और या उनके वैल्यूएशन भी कम हो जाएंगे, और जहां तक ये दोनों ही होगा। तो ये होने से भी जो एग्जिस्टिंग पैसा बाजार में आता है एसआईपी के द्वारा या और तरीके से, तो वो सेकेंडरी मार्केट में उसके निवेश होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेलिंग के बावजूद भी निफ्टी है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, उसमें एक मीडियम टर्म व्यू से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा प्रशांत जी, ये जो एक शख्स और अब जिसके मन को हमें रोज़ पढ़ना है और शायद वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो है ट्रंप। इनकी रोज़ टैरिफ को लेकर टिप्पणियाँ, अब जिन क्षेत्रों को लेकर उन्होंने टिप्पणी की है उसमें उन्होंने फार्मा का जिक्र भी किया है। हमारी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को लेकर, और आप 2 दिन से पेन भी देख रहे हैं। ट्रंप फैक्टर को यहाँ से आप कैसे रीड कर रहे हैं? अच्छा, मैं इनफैक्ट अपने प्रश्न थोड़ा सा और वाइड कर दूँ तो मैं 2 एक्सपोर्ट करने वाले क्षेत्रों में बात करता हूँ, आईटी और फार्मा, दोनों पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए वीरेंद्र जी, मुझे लगता नहीं है इसके भारत के बाजार पे या इकोनॉमी पे कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बहुत ही छोटा एक्सपोर्टर है, खास तौर से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। हमारा जो भी बड़ा एक्सपोर्ट है वो है सर्विसेज का एक्सपोर्ट। एक फार्मा को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरिंग में कुछ एक्सपोर्ट्स नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ विशेष प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हो जिन पे कुछ प्रभाव पड़े। और देखिए, फार्मा पे अगर आप ड्यूटीज लगाएंगे तो थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है जो इंडियन कंपनीज हैं वो एक दूसरे से ही compete करती हैं सबसे ज्यादा। तो हमारे यहाँ कई 100 कंपनीज होंगी जो यूएस में एपीआई फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट करती हैं। तो जो इंटरनल कंपटीशन है वो बहुत इंटेंस है। तो अगर ड्यूटी आएगी तो वो सभी पे आएगी लगभग। तो उतने मेरे हिसाब से ड्यूटी का कोई बहुत विशेष असर नहीं पड़ेगा, तो उतना सेलिंग प्राइस को लॉजिकली बढ़ना चाहिए। जहां तक आईटी का सेक्टर का सवाल है, ये बहुत अच्छा सेक्टर है और हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। और हमारी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो काफी हद तक इस सेक्टर से आती है, क्योंकि इससे हमको बहुत डॉलर्स मिलते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये एक अब स्लो ग्रोइंग सेक्टर है बहुत बड़ा होने की वजह से, और जो इसके मल्टीपल्स है उसमें मल्टीपल्स में बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें
मतलब लो रिटर्न की हम लॉन्ग टर्म में डिविडेंड्स को जोड़ के रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक लो रिस्क लो रिटर्न सेक्टर जैसा इसको हम देख सकते हैं। बिल्कुल। प्रशांत जी, काफ़ी मार्केट में अब हमने जिन सेक्टर्स में बहुत शानदार गेंस देखे थे उनमें से कुछ में अब हम काफ़ी प्रेशर देख रहे हैं, चाहे वो ईएमएस स्पेस हो, चाहे वो डिफेंस हो, या चाहे वो कैपिटल मार्केट प्लेस हो। ये थीम्स क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अब ठीक वैल्यूएशंस पर आ गई हैं? अभी भी इनमें काफ़ी वैल्यूएशन करेक्शन की ज़रूरत है? नहीं अनुज, देखिए ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया आपने। और मैं देख ही रहा था कई वर्षों से कि बाजार नैरेटिव्स पे चल रहा था पूरा, जो चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे चाइना प्लस वन हो। आपको याद है कुछ वर्ष पहले केमिकल्स में चाइना प्लस वन का नैरेटिव से बाजार चला था, या ईएमएस था। तो देखिए नैरेटिव सही होते हैं, लेकिन बाजार उनको जब शेयर 5 गुना 10 गुना 20 गुना कर देता है, तो नैरेटिव जो 20 साल में उसको जस्टिफाई कर पाएगा उस भाव को। तो जो भाव थे ये नैरेटिव से, या जो रियलिटी है उससे बहुत आगे चले गए थे। और हमने ये भी देखा है हर बाजार में कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो शायद ही कभी सही होती है शेयर बाजार में। क्योंकि जहां मेजॉरिटी को खरीदना है वो शेयर बहुत महंगे हो जाते हैं, और जो मेजॉरिटी को नहीं लेना है वो शेयर बहुत सस्ते हो जाते हैं। जैसे आप पीएसयूज देखिए, 3-5 साल पहले किसी को नहीं लेना था, तो वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हुए। और जब कोई भी सेक्टर बहुत पॉपुलर हो जाता है तो वहीं पर उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी वैल्यूएशन इन सेक्टर्स में, मेरी व्यक्तिगत राय है कि इनमें ठीक नहीं है। ओके। उसके अलावा एक और स्पेस जिसने काफ़ी पेशेंस टेस्ट की है, हालांकि कुछ स्टॉक्स ने अच्छा किया भी है यहाँ पर, वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। सबसे ज़्यादा एफआई सेलिंग का शायद इम्पैक्ट यहीं पर आया है। यहाँ पर अब एटलीस्ट वैल्यूएशन, प्रशांत जी, आप शायद आपका व्यू अलग हो, लेकिन एक व्यू तो ये है कि शायद एटलीस्ट और कुछ नहीं तो वैल्यू तो है यहाँ पर। आप बाय कर रहे हैं क्या? देखिए ये स्पेस, जैसा मैंने पहले भी कहा था, और हम ये स्पेस एक अच्छा स्पेस है। जो लार्ज बैंक्स हैं इनमें एनपीए का रिस्क बहुत कम है, क्योंकि इनके जो लोअर इनकम ग्रुप्स है या जो वीकर क्रेडिट है उसमें इनका एक्सपोजर बहुत कम है। और आपने एकदम सही कहा कि कई वर्षों से कुछ प्राइवेट बैंक्स जो है उनके शेयर अंडर परफॉर्म किए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो लार्ज बैंक्स हैं देश के, रियली लार्ज जो बैंक्स हैं, प्राइवेट में हो या पब्लिक में हो, उनका वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। और डी रेटिंग की वजह से जो आज का वैल्यूएशन है वो रियलिस्टिक ग्रोथ के अनुरूप है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्पेस है। अच्छा प्रशांत जी, कुछ कमोडिटीज़ की बात करते हैं। स्पेशली पोस्ट कोविड एक केमिकल स्पेस में बड़ा स्ट्रॉन्ग स्विंग देखा था हमने। अच्छे नंबर्स आए थे उस वक्त, कंपनी ने बहुत अच्छी कैपेसिटी बिल्ड करी, बट उसके बाद प्राइस हुआ और डिमांड इश्यूज, चाइना की ओवर सप्लाई। अभी केमिकल बास्केट में आपका व्यू क्या है, तर्क क्या है, या फिर कमोडिटीज़ में मेटल्स पे भी आपका तर्क क्या है? किस कमोडिटी को इस वक्त थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए लॉन्ग साइड पे? देखिए कमोडिटीज का जो सेक्टर है ये बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है, और इसमें व्यू लेना बहुत मुश्किल है। तो इसमें अधिकांश मैंने अपने करियर में केवल जब वो सेक्टर बहुत खराब कर रहा है तभी एक्सपोजर लेते हैं, और वो भी बहुत सीमित मात्रा में, क्योंकि ये सेक्टर ही एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। जहां तक केमिकल्स की बात है, मेरे ख्याल से देखिए जो कोविड के बाद हुआ वो सप्लाई चेन डेफिशिएंसी थी, या शिपिंग के रेट्स इतने बढ़ गए थे जिससे इंपोर्ट पैरिटी के प्राइस बहुत बढ़ गए थे। तो या डिमांड एकदम से अचानक से खुल के आई जैसे इकोनॉमी खुली। तो कुछ कारणों की वजह से इस सेक्टर में जो प्रॉफिट थे वो बहुत हाई आए, और उससे बाजार ने सोचा कि शायद यही चाइना प्लस वन का दौर शुरू हो गया है। लेकिन वो सही नहीं था। देखिए चाइना प्लस वन एक सही चीज है, लेकिन उसको अनफोल्ड करने में 10-15-20 साल लगेंगे, उसमें बहुत मेहनत लगेगी। वो एक धीरे धीरे वो एक सफर है, लेकिन शेयर बाजार उसको ओवरनाइट डिस्काउंट कर देता है। तो मेरे ख्याल से केमिकल्स का सेक्टर एक ठीक सेक्टर है, लेकिन मेरी समझ में आज भी उसमें वैल्यूएशन जो है वो मेरे कंफर्ट जोन से काफी ओके, वैल्यूएशंस, ये पॉइंट टेकन सर, आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। अच्छा एक चीज़ और जो कि मेरे ख्याल से सर मिथ
24 तक, CY24 के मिड तक बहुत बड़े मूव देखी गई, वो थी रियल स्टेट एंसिलरी, होम इम्प्रूवमेंट। लेकिन उस वक्त भी काफ़ी वॉइसेस ये कह रहे थे कि भाई इतने बड़े प्राइसेस जो ऑन ग्राउंड प्राइसेस थे रियल स्टेट के, वो सस्टेनेबल नहीं है, ये इट्स अ वाइल्ड स्विंग। अब आपका व्यू क्या है सर? रियल स्टेट में पिछले 3 महीने से यहाँ भी काफ़ी प्राइस डैमेज है, और रियल स्टेट एंसिलरी का तो पूछे ही मत, स्टॉक्स आधे हो गए हैं। यहाँ पे आपका टेक? देखिए, इंडिया में क्या हुआ है कि जैसे हमने इक्विटी जो एक पहले निश एसेट क्लास होती थी, वो पिछले कुछ वर्षों में मास एसेट क्लास बन चुकी है, और ये देश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसका ये भी एक हमको नतीजा निकलता है कि अधिकांश जो लोग थे, मेरे को लगता है उनका एक वेल्थ का अच्छा हिस्सा थीमेटिक फंड्स में, स्मॉल मिड कैप फंड्स में, या फिर डायरेक्ट स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जो सिप का ब्रेकडाउन है, तो वो जो फ्लोज है म्यूचुअल फंड्स के, उनका एक बड़ा हिस्सा थीमेटिक फंड्स, मैन्युफैक्चरिंग फंड हो, डिफेंस फंड हो, या इस प्रकार के जो फंड्स थे, या स्मॉल मिड कैप में बहुत हिस्सा गया है। और इस स्पेस में मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा थे, आज भी काफी ज्यादा है। तो इससे वेल्थ में कितना इफेक्ट आएगा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे, ये हमको समय के आने के साथ ही मालूम पड़ेगा। अधिकांश हमने ऐसा देखा है, जब शेयर बाजार में लोगों का अच्छा पैसा बनता है, तो उसका एक पैसा निकल के रियल एस्टेट मार्केट में जाता है, तो जो उस मार्केट के लिए अच्छा है। लेकिन अब ये शायद उल्टा पड़ सकता है, तो हमको कुछ समय के लिए इस पे और धैर्य रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, पिछले साल एक बहुत बड़ा पैसा बना था डिजिटल स्टॉक्स में, न्यू एज स्टॉक्स में। इस साल क्या कहा, वो भी नैरेटिव ही था, वो भी कहानी वापस पलटती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, सब नैरेटिव नहीं था, वो एक रियलिटी है। कंज्यूमर मूव कर चुका है तो डिजिटल स्पेस में, तो लेकिन बात वही है कि जब कोई भी, देखिए, निवेश करने के लिए जो हम लोग की नीति है, वो ये है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसमें एबिलिटी टू विन होना चाहिए मार्केट प्लेस में, और उसके जो वैल्यूएशंस हैं वो उसके फंडामेंटल्स के अनुसार होने चाहिए। तो कहीं पर मुझे लगता है फंडामेंटल्स वीक है, और कहीं पर मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है। तो मतलब इसमें हमको दोनों बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। और देखिए, शेयर बाजार की एक और खास बात यह है कि हम लोग हमेशा फ्यूचर से डील करते हैं, एंड फ्यूचर अनसर्टेन है। अब लोहे का दाम कितना होगा, किस स्पेस में 2 साल बाद कितना कंपटीशन होगा, यूएस की क्या नीति होगी, ये सब बहुत सारी अनसर्टेनिटीज। तो मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि शेयर बाजार में एक डिसेंट कंपाउंडिंग पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को डीरिस्क करना होगा। तो उसके लिए हम लोग देखिए 30-35 साल हो गए शेयर बाजार में, लेकिन फिर भी आज हम लोग अपने पोर्टफोलियो में 35 से 45 शेयर क्यों रखते हैं? हम लोग 5-10 शेयर क्यों नहीं रखते? हमको भी थोड़ा अंदाजा है कि शायद ये शेयर ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि डाइवर्सिफिकेशन इज ह्यूमिलिटी अप्लाइड टू अनसर्टेनिटी। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ये डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स, अक्रॉस सेक्टर्स रखना ही चाहिए। और ये जो इंडिविजुअल बिजनेस मॉडल्स है डिजिटल के, इसमें देखिए हर बिजनेस का फ्यूचर अलग अलग होगा, इसको एज अ स्पेस डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अलग अलग बिजनेस है। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। और बस यही विश करूँगा कि अगली बार इतना गैप ना हो हमारी 2 कॉन्वर्सेशंस के बीच में, थोड़ा सा आप हमें ज़्यादा टाइम दिया करें। बट थैंक यू सो मच आज हमारे साथ। प्लेजर, थैंक